हेलो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए है। इसमें हम भारत का इतिहास और भारत के सारे प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। पूरा सेशन जो है 10 नंबर का है। ठीक है, इसमें 250 से अधिक प्रश्न हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल की संस्कृतियों को रखा गया है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल की संस्कृतियों को रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव के विकास की प्रथम अवस्था जो थी तो वह शिकार की थी। शिकार अवस्था जो है प्रथम अवस्था थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण जो हैं हमारे सारे पहले जो है पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थर से सारे औजार बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम जो है कुत्ते को जो है अपना पशु बनाया। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो मानव ने आग का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो पाषाण युग में किया। पाषाण युग में जो है आग का सर्वप्रथम उपयोग किया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम जो है तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तांबा का। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। तो तांबा। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो किस फसल का उपयोग किया, बात ही जौ का सबसे पहले उसने उपयोग किया मानव ने। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण काल युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। चावल की खेती का जो साक्ष्य है हमारा वो कोल्डी हवा से मिला, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे सिंपल है कांस्य काल की, क्योंकि इसमें कांस्य की ज़्यादा उपयोग किया जाता था। कांस्य की मुद्राएं थी, कांस्य की एक नृत्यिका मिली, डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई। तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की, और जो है मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। राखलदास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहते हैं। इसी में विशाल स्नानागार पाए गए, विशाल अन्नागार पाए गए। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको बताया 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जो हैं इन्होंने खोज की। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो विशाल स्नानागार यह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और याद रखिए आप लोग, इसकी पीडीएफ एक बार मिल जाएगी, उससे पढ़ लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये दोनों पंजाब के पाकिस्तान के माउंटेसरी जिले में है। ठीक है, अगला है हमारा कालीबंगा घग्गर के किनारे है। लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हमारा जो है लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग जो है लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग जो है लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस हड़प्पा सभ्यता से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। अभी आपको बताया था मोहनजोदड़ो से जो है डांसिंग गर्ल कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है हमारा, अब आ जाता है देखिए वैदिक सभ्यता से प्रश्न आ जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ से आए। तो आर्य भारत में जो है सप्त सिंधु प्रदेश से आर्य भारत में आए।
अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जिनका 250 बार उच्चारण किया गया है, और सबसे कम बार जो है और जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती है, और सबसे पवित्र नदी गंगा को बताया, जिसका केवल एक बार नाम लिया गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नाम लिया गया है सिंधु सिंधु का। ठीक है, सिंधु का, और उससे भी ज़्यादा लिया गया है इंद्र का 250 बार। ठीक है, अगला है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। अगला है हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो हमारे शूद्र लोगों का जो है 10वें मंडल में मिलता है, और गायत्री मंत्र का जो है 3रे मंडल में ऋग्वेद में मिलता है उल्लेख। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री देवी को। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेद के आर्य जो थे उनकी भाषा थी हमारी संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद जो है हमारा 2 भाषाओं में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? तो यजुर्वेद की जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनिमय के माध्यम में गाय का प्रयोग किया जाता था, गाय का। ठीक है, गाय का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो सभा जो है, सभा सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वितस्ता जो है झेलम नदी के किनारे है, व्यास और रुक्मणी, रावी, कुंभा जो है सुवास्तु है, यह नाम नहीं है। कुंभा का सुवास्तु नाम नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? देखिए, यहाँ पास क्या था? यहाँ पास था ऋग्वैदिक काल, यहाँ पास है उत्तर वैदिक काल। तो याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हैं, ऋग्वैदिक काल में इंद्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की? तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने जो है लोहा की खोज की। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोहा की खोज की। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर थे। वैसे सबसे पहले थे ऋषभदेव, और 23वें थे पार्श्वनाथ। इसमें 24 कुल तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले ऋषभदेव, और वास्तविक महावीर, और 23वें जो है पार्श्वनाथ। अगला है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी जो हैं अंतिम तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है हमारा, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने जो है ब्रह्मचार्य जो है महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य जोड़ा। अगला प्रश्न है, देखिए, यूपी SSSC पेट के लिए सारे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में त्रिरत्न थे। तो जैन धर्म में सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र होना चाहिए। ठीक है, यह सभी इसका सही हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंडलवन ग्राम में हुआ। वैशाली के कुंडलवन ग्राम में हुआ, और वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, श्यामवाद किस धर्म के दर्शन का मूल है? श्यामवाद किस, यानी कि यह जो हो जाएगा हमारा जैन धर्म के दर्शन का मूल है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? तो
तो प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र, इसकी केवल 2 संगीतियाँ हुई हैं, एक पाटलिपुत्र एक राजगृह, ठीक, एक पाटलिपुत्र एक राजगृह। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर ने जो है प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। महावीर ने प्राकृत भाषा में, और जो है हमारे महात्मा बुद्ध ने जो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म तो सब लोग लगभग जानते हैं, फिर भी महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी ग्राम में हुआ। लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? गृह त्याग को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते थे। धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी इन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन में इन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया, उर्वेला, निरंजना नदी के तट पर हुई। बोध गया, निरंजना नदी के तट पर हुई इनको ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और किसको दिया? इनके साथ जो 4 लोग और ज्ञान की प्राप्ति करने गए थे उनको इन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है। और उन्होंने महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश अपने जमाई जमाली को दिया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, उसमें क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इसमें है बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी। बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है, ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए और उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जो है जानकारी मिलती है? अगंतुर निकाय। इनके शिष्य जो थे आनंद ने ही अगंतुर निकाय लिखा है। तो अगंतुर निकाय से ही जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा 49वां, महाजनपद और राजधानी गंधार की तक्षशिला थी, ठीक है। अंग की चंपा थी। और उसके बाद जो है मगध की गिरिराज थी, कौशल की मथुरा नहीं थी। डी वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50वां। देखिए अब हम लोग आ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में आ गए हैं। तो मौर्य साम्राज्य, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उनकी कौटिल्य ने इनको शासक दिलाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस संस्थापक को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव रखी? तो यह जो थे हमारे धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नेस्थीनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मैग्नेस्थीनीज, जिसने इंडिका किसने लिखी थी? मैग्नेस्थीनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? तो कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखी और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है साम्राज्य दिलाया था। और इंडिका किसकी रचना है? इंडिका अभी आप लोगों को होता है मैग्नेस्थीनीज की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। तो बिल्कुल सही है, चाणक्य था इनका नाम। उसके बाद है अगला, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में दर्शन झील का निर्माण कराया। बिल्कुल सही है, सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेला में प्राण त्याग दिए। तो अंतिम समय में इन्होंने श्रवणबेला में ही प्राण त्यागे, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो कलिंग पर इन्होंने जो है अपने
अपने राज्य से अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय यानी कि जो 261 ईस्वी में इन्होंने किया था, तो इसका वर्णन 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन है, जो कि 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की। मास्की से जो है इनका अशोक और बुद्ध शाक्य नाम मिला। अगला प्रश्न है हमारा 59वां, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक एवं अरमाइका में प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सरेकुना। सरेकुना में जो है इनका प्राप्त होता है। ग्रीक अरमाइक 2 भाषाओं में इनका अभिलेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है हमारा, मेगस्थनीज ने भारत समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो मेगस्थनीज ने जो है इसका वर्गीकरण जो है 7 भागों में इसका वर्गीकरण किया। अगला प्रश्न है हमारा, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? तो अशोक ने जो है धम्म का प्रतिपादन किया और इन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री दोनों को जो है महेंद्र, इन्होंने जो है धम्म का प्रतिपादन किया। ये वो नहीं है, वो हर्षवर्धन जो है अपने पुत्र और पुत्री को भेजते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हाँ, ये अशोक अशोक ने जो है धम्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। अशोक और जो हर्षवर्धन है वो अपनी थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी ट्रांसफर करते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा जो है राहुल द्वेषा में नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। राहुलो बादुसुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। और अशोक जो हैं इन्होंने धम्म अपनाया था, तो इनके जो एक भतीजे थे उन्होंने जब इन्हें दीक्षा दिया करके थी तब इन्होंने जो है धम्म को अपनाया। 261 ईस्वी के युद्ध के बाद जो है यह बहुत परेशान रहने लगे थे और उसके बाद इन्होंने जो है बुद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में बिष्ट किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में बिष्ट कहा जाता था सिंचाई कर को जो हमारा है बिष्ट कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो हमारा श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं। ठीक है। गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। महाधिराज की उपाधि जो धारण की थी हमारी वह की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाधिराज की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है हमारा, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता था, क्योंकि इनको एक चित्र में बीड़ा बजाते हुए दिखाई दिया गया है और इनको ही भारत का नेपोलियन किया जाता है और इनको ही लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है हमारा, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन आपको बता दिया समुद्रगुप्त जो है इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी? श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त से जो है भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया? तो चीनी यात्री जो फाहियान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जिसे हम विक्रमादित्य, विक्रम बेताल वाली कहानी वही चंद्रगुप्त द्वितीय है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? तो इन्होंने जो है हूणों को पराजित करने पर जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। हूणों को पराजित करने पर चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक में थे? तो गुप्तकालीन नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक में जो सारे थे, बेताल, विक्रम बेताल जो था, और भी बहुत सारे थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो यह बिल्कुल सही है, महरौली के जो है। और अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की। तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इसका अगला सही, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। और महरौली के स्तंभ को लेकर ही लोग कहते हैं कि जो कुतुब मीनार में एक जो पिलर लगा है उस पे चंद्रगुप्त का वर्णन है, वह संभवतः यह चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें दिनार कहा जाता था, दिनार। और जो यह रूपक, निष्क और करासर्पण है, इन सबको जो है पहले चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ण सिक्के सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जारी किए। अगला प्रश्न है हमारा, मंदिर निर्माण की कला का जन्म, मंदिर निर्माण की कला का जन्म गुप्त काल से हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है देवगढ़ का दशांतर मंदिर। अगला प्रश्न भी यही है, गुप्त संस्थापक कला का सर्वोच्च नमूना है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन पे आ जाते हैं। हर्षवर्धन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो पहले इनकी राजधानी थी थानेश्वर। उसके बाद इन्होंने जो है अपनी कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि इनके बहनोई की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में आया? पहले आया मैग्निस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसके बाद आया फायान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब यहाँ आए हैं हेन सांग आए हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न हमारा, प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्त की रचना जो हमारी है, प्रयाग प्रशस्त की रचना हमारी हरिशेन ने की थी। हरिशेन जो है हर्षवर्धन के उसके मंत्रिमंडल के कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इनको नर्मदा नदी के तट पर हराया। केवल यह हर्षवर्धन पूरे भारत पर राज्य करना चाहते थे, लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इनको नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? इसमें केवल अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को स्थापना यानी कि संस्थापक पूछा जाएगा। तो इसका तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की। अगला प्रश्न है हमारा 83, महान प्रतिहार राजा था। महान प्रतिहार राजा, इसमें देखिए महान प्रतिहार राजा तो महिरभोज थे। महान प्रतिहार राजा महिरभोज थे, और प्रतिहार वंश के संस्थापक हमारे हो गए नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो राजशेखर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है। तो इसका राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का हमारा महेंद्रपाल प्रथम के जो है राजशेखर दरबारी थे। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी थे। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि
आदिरवारा थी, आदिरवारा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 85 का महिरभोज। महिरभोज जो हैं इनको आदिरवाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो नागभट्ट तो है, महेंद्रपाल प्रथम भी हैं आपके, उसके बाद जो है इसका देवपाल भी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतभट्ट प्रथम। भरतभट्ट प्रथम जो है इसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो प्रमाण की उपाधि जो हमारी है महिरभोज ने जो है प्रमाण की उपाधि ली। राजा ने प्रमाण की उपाधि ली, बात है महिरभोज। देखिए वहाँ पास क्या था कि यहाँ पास था आदिरवारा की उपाधि जो है हमारी, आदिरवारा की उपाधि हमारी ली थी किसने? आदिरवारा की भी महिरभोज ने ली थी, और यहाँ पास भी प्रमाण की उपाधि भी महिरभोज ने ली। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, महिरभोज राजपूतों के किस काल से संबंधित हैं? तो महिरभोज तो हमारे प्रतिहार राजवंश से ताल्लुक रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो है हमारे 730 से 756 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बसराज 775 से 800 बिल्कुल करेक्ट है। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद महिरभोज 950 से 1000 नहीं है, या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस चालुक्य शासक के काल में महमूद गजनवी यानी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा? तो उस समय के वहाँ के शासक कौन थे? उस समय वहाँ के शासक जो थे भीमराज प्रथम जो उस समय के शासक थे। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। और यहाँ पास देखिए एक बार, गढ़वाल वंश का संस्थापक तुम्हारा चंद्रदेव हो जाएगा, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हमारा हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो इन्होंने जो है सारनाथ में जहाँ धर्मचक्र यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जहाँ दिया, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन पे, वही इन्होंने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया था? तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को जो है सूर्यवंशी बताया गया, चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की, यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अजमेर की स्थापना अजय राज ने जो है अजमेर की स्थापना की। अजय राज ने जो है अजमेर की स्थापना की, याद रखिएगा आप लोग, अजय राज ने अजमेर की स्थापना की। किस वंश की सीमाएं सपदलाच नाम से जानी जाती थी? तो सपदलाच नाम से जो है हमारी चौहानों की सीमाएं जो हैं सपदलाच नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं हमारे, वह हो जाएंगे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो, सुमाल रासो लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज विजय का लेख कौन सा है? तो पृथ्वीराज विजय का लेख जो हमारा हो जाएगा जयनायक। लेखक पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जो हैं जयनायक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज द्वितीय कब से कब तक रहे, यानी कि कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का आपका पृथ्वीराज तृतीय जो है 1178 से 1192 रहे, और जो इसका महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था 1192, महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की। ठीक, चंदेल वंश की नन्नुक, याद रखिएगा, आपको फिर से याद करा दे रहे हैं, चंदेल वंश की नन्नुक, और यहाँ पर था आपका गढ़वाल वंश की चंद्रदेव, और एक और था गुर्जर प्रतिहार वंश की आपका
देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की नागभट्ट प्रथम, और जो है आपका हाँ यहाँ पास गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की, ठीक है। और फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने, ठीक, नन्नुक ने। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेल किसके समान थे, ठीक। चंदेल जो है किसके समान थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहारों के समान थे।